कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। घमंडी लड़की। राधापुर नाम के गांव में एक श्रद्धा नाम की लड़की अपनी माँ सुमति और पिताजी राम के साथ रहा करती थी। वो लोग गरीब थे मगर उनका परिवार छोटा और खुशहाल था। श्रद्धा की एक सहेली थी जिसका नाम था सेजल। सेजल बहुत अमीर थी और उसे अपनी अमीरी पर बहुत गर्व था। उसकी माँ का नाम था सीमा और पिताजी का नाम था श्याम। श्याम पेशे से एक बहुत बड़ा व्यापारी था, इसीलिए काम के बहाने हमेशा बाहर रहा करता था। सेजल की माँ भी अपने सहेलियों के साथ हमेशा घूमने जाया करती थी। सेजल अमीर होने के कारण उसे पैसों की कोई कदर नहीं थी। ऐसे ही एक दिन श्रद्धा अपने कॉलेज के लिए जा रही थी, तभी उसके आगे सेजल के पिताजी की गाड़ी आकर रुक जाती है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अरे सेजल, मैं कॉलेज जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैं भी कॉलेज जा रही हूँ, चलो तुम मेरे साथ। वैसे भी तुम कब ऐसी गाड़ी में बैठ सकोगी, चलो। ये सुनकर श्रद्धा को बहुत बुरा लगता है। सेजल, मैं ये सब्जियाँ घर में रखकर फिर कॉलेज में आऊँगी। तुम जाओ आगे, मैं आती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तो चलती हूँ। सेजल हमेशा किसी न किसी का अपमान करते ही रहती। ऐसे ही एक दिन वो अपने घर में काम करने वाली सुषमा का उसके कपड़ों को लेकर मजाक उड़ाने लगती है। सुषमा दीदी, आपकी साड़ी कितनी फटी हुई है। आपके पास पैसे भी नहीं होंगे ना नई साड़ी खरीदने के लिए? अरे दीदी, हमें जो भी मिलता है हम उसी में बहुत खुश रहते हैं। अरे ऐसे कैसे दीदी, तुम गरीब हो ना, फिर कहाँ से लेकर आओगी कपड़े? दीदी, आप मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा, फिर भी आप मुझे खरी खोटी सुना रही हो। जाने दो दीदी, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर सुषमा वहाँ से चली जाती है। सेजल हर किसी के गरीबी का मजाक उड़ाती रहती। ऐसे ही एक दिन उसके कॉलेज के सामने एक लड़का रास्ते से जा रहा था। वो अपने ही विचारों में तल्लीन था। रास्ते से आने जाने वाली गाड़ियों की तरफ उसका ध्यान नहीं था। सेजल ने यह सब देखकर भी अनदेखा कर दिया। तभी श्रद्धा की नजर उस लड़के पर पड़ी। अरे क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है अब तुम कौन सी मुसीबत में फंस सकते थे? अरे नहीं श्रद्धा, मैं जरा अपने विचारों में ही चल रहा था। आगे से ध्यान रखना। वो लड़का वहाँ से चला जाता है। श्रद्धा सेजल से बोलती है, अरे तुम तो यही थी ना सेजल, तुमने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। कुछ हो जाता तो? मुझे क्या करना है उससे? तुमसे तो बात करना मुश्किल है। हाँ तो मत बात करो। ऐसा बोलकर सेजल वहाँ से चली जाती है। उसी दिन उसके पिताजी को उनके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और उस लॉस की वजह से उनके बहुत बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। उनके बंगले का नीलाम हो जाता है और श्याम, सीमा और सेजल अपना बंगला छोड़कर एक छोटे से मकान में किराए से रहने लगते हैं। ये सब देखकर एक दिन सेजल अपनी माँ और पिताजी से कहती है, पिताजी, आज तक मैंने राजकुमारी की जिंदगी जी है और आज देखो हमारे ऊपर भगवान ने ये कैसी नौबत लाई है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटी, घबराने की कोई बात नहीं है। हर किसी को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। आज हम गुजर रहे हैं, बस इतना ही। मेरी बच्ची, बस और कुछ दिन, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब श्याम, सीमा और सेजल गरीबों वाली जिंदगी जीने लगे। अब उनके यहाँ काम करने के लिए कोई नौकर चाकर नहीं थे। बहुत सारे काम सेजल को ही करने पड़ रहे थे। अब सेजल को उसने गरीबों के साथ किए हुए व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। सेजल अब अपनी सहेली श्रद्धा से भी बहुत अच्छा व्यवहार करने लगी। ऐसे ही एक दिन श्रद्धा ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप अपने बॉस की मदद से श्याम अंकल को उनका धंधा फिर से शुरू करने में मदद कर सकते हैं क्या? श्रद्धा, वो पहले लोगों से किस तरह से व्यवहार किया करते थे तुम्हें पता है ना? पिताजी, आप ही तो कहते हो ना कि आदमी एक बार गलती करता है मगर दूसरी बार उसे सुधारने का मौका देना चाहिए। पिताजी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, मैं अपने बॉस से बात करके देखूंगा। ठीक है पिताजी। अगले दिन राम अपने बॉस से इस बारे में बात करता है। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो राम, क्या बात करनी है? सर, मेरा एक दोस्त है श्याम, उसका धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्या आप उसकी कुछ मदद कर सकेंगे? मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, मगर मुझे उनके व्यवसाय में पार्टनरशिप चाहिए। हाँ चलेगा सर, वो ना नहीं बोलेगा। राम ये अच्छी खबर सुनाने के लिए श्याम के घर गया। अरे भाई श्याम, मैंने मेरे बॉस से तुम्हारे धंधे के बारे में पूछा। वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है।
मगर उन्हें तुम्हारे धंधे में पार्टनरशिप चाहिए। क्या बात कर रहे हो तुम राम? मुझे सब शर्तें मंजूर है। ठीक है, मैं उन्हें बताता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राम। अरे कोई बात नहीं, चलो मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर राम वहां से चला जाता है। राम के बॉस शाम को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करते हैं। कुछ ही दिनों में शाम वापस अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगता है। अब सेजल के स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ जाता है। वो गरीबों का मजाक उड़ाना बंद कर देती है और सबके साथ हंसी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी अमीरी का घमंड नहीं करना चाहिए और सबका आदर करना चाहिए। सारंगपुर नाम के गांव में एक राम नाम का आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी राधा और उसकी लाडली बेटी कृष्णा रहती थी। राम हर दिन खेतों में काम किया करता था। दोपहर होने के बाद खाना खाने के लिए खेत में काम करने वाले वो 3-4 लोग एक जगह पर बैठ जाते थे और साथ में खाना खाते थे। अरे राम, आज तुमने डिब्बे में क्या लाया है? अरे मैंने पराठे लाए हैं। तुमने क्या लाया है? मैंने सब्जी और चपाती लाई है। भाई तुम्हारे घर का बना पराठा बहुत अच्छा होता है, उसे खाने का हमेशा मन करता है। अरे लो ना राघव भाई, पसंद है तो खा लो, तुम्हारा डिब्बा मैं खा लूंगा। राघव और राम मिलकर खाना खाते हैं, फिर अपना काम खत्म करके अपने घर चले जाते हैं। घर आकर राम राधा से कहता है, अरे राधा सुनती हो, तुम्हारे हाथ के पराठे बहुत लाजवाब है, सबको बहुत पसंद आते हैं। सच में? उसी रात राम के खेत मालिक के घर में चोरी हो जाती है। अगले दिन राम और सारे खेत के लोग मालिक के घर पे जमा होते हैं। मालिक के सारे जेवर पैसे चोरी हो जाने की वजह से अब उसके पास पैसे नहीं बचे थे। इसी वजह से वो खेत के सारे मजदूरों को मजदूरी भी नहीं दे सकता था। भाइयों, मेरे घर चोरी होने के कारण अब मैं आप लोगों को महीने की तनख्वाह नहीं दे सकता। अब आप मेरे खेतों में आना बंद कीजिए। अरे मालिक, ऐसा मत कीजिए मालिक। राम, अगर तुम मेरे खेतों में काम करोगे तो मुझे तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। जी मालिक, जैसा आप उचित समझे। अब आप लोग जाओ, मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को बुला लूंगा। जी। खेत में काम करने वाले सारे लोग घर चले जाते हैं। उनमें से कुछ लोगों को दूसरे खेतों में काम मिल जाता है, लेकिन राम को कोई काम नहीं मिलता। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। वो घर पर ही रह रहा था। क्या किया जाए जिससे घर का खर्चा निकले? अजी, क्या हुआ है? आप सोच में डूबे हो। 15 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हो। अरे कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कि घर का खर्चा कैसे निकाले, कुछ पैसे मिल जाने चाहिए। अजी, आप चिंता क्यों करते हो? हम कुछ कर लेंगे, आप इतना मत सोचिए। अगले दिन राधा के दिमाग में एक कल्पना आती है। वो अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया है। क्यों ना मैं अपने हाथों से बनाए पराठे बेचना शुरू करूं? हाँ, तुम्हारा ये विचार बहुत अच्छा है। चलो हम कल से ही पराठे बनाएंगे। लेकिन राधा, इसमें तुम्हारी बहुत सहायता लगेगी और तुम्हें बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। जी आप उसकी चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। राम और राधा अगले दिन पराठे और चटनी बनाकर बाजार में बेचने चले जाते हैं। बाजार में पहले से ही एक पराठे बेचने वाला मौजूद होने के कारण उनके पराठों की ज्यादा बिक्री नहीं होती। वो बचे हुए सारे पराठे एक अनाथ आश्रम में देकर अपने घर लौटते हैं। अजी, कोई भी हमारे पराठे खरीद नहीं रहा है, अब हम क्या करें? अरे राधा, ऐसे सोचोगी तो कैसे होगा? आज तो एक ही दिन हुआ है और तुम इतनी मायूस हो गई। थोड़ा धैर्य रखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगले दिन फिर उठकर राधा जल्द ही वो पराठे बनाकर तैयार रखती है और उन्हें लेकर राम और राधा बेचने के लिए फिर से अपने ठेले पर जाते हैं। कुछ पराठे राधा घर से ही बना के लाई थी और बाकी के पराठे वो ठेले पर गर्मा गर्म बनाने लगी। उसके पराठों की सुगंध से वहाँ के लोग बहुत आकर्षित हो गए और पराठे खाने के लिए भीड़ कर दी। जी, आपको कितने पराठे चाहिए बताइए? राम, मुझे 10 पराठे चाहिए, बहुत सारा घी लगा कर देना। जी हाँ, बहुत सारा घी डालता हूँ। उनके बनाए हुए पराठे अब लोगों को बहुत पसंद आने लगे। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा। अब उनके दुकान पर इतनी भीड़ हो जाती थी कि पराठे भी कम पड़ने लगे थे। लोग उनके पराठों के दीवाने हो गए थे। ऐसे ही एक दिन उनके गांव का सबसे अमीर आदमी रामचरण उनकी दुकान पर आया और राम से कहा, अरे राम, मेरा कुछ काम है, तू करेगा क्या? हाँ करूंगा ना, आप बताइए तो सही। अरे मेरे घर मेरे बेटे का कल जन्मदिन है, तुम्हें पता है ना, हर साल मेरे बेटे के जन्मदिन पर पूरे गांव को दावत होती है। मैं सोच रहा हूँ कि उसके जन्मदिन पर तुम पराठे बनाओ। जी हाँ, कर लेंगे साहब, आप चिंता मत कीजिए। हो जाएगा ना राधा? जी जी, हो जाएगा। उस दिन रामचरण और राधा अपने घर गए और सोच में पड़ गए। हम इतने सारे पराठे कैसे बनाएंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगर ऑर्डर पूरी नहीं हुई तो हमारा नाम
और रामचरण जी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब जबान दी है तो पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन पूरे गांव को पराठे बनाकर देने हैं, कैसे हो पाएगा? चलो सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठकर देखेंगे। तभी अचानक उनके घर में बहुत बड़ा प्रकाश आया। दोनों भी उस प्रकाश को देख के डर गए। अरे कौन है? इतना प्रकाश कहाँ से आया? अरे कौन है? सामने आओ। तभी उस प्रकाश के बीच एक आकृति बन गई और उन दोनों के सामने खड़ी हो गई। उसे देखकर वो दोनों और डर गए। तभी उस आकृति से आवाज आई, राम, राधा, डरो मत, मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। राम और राधा ने हाथ जोड़े और उनसे कहा, प्रभु, आपने हमें दर्शन दिए, यही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप हमारे घर पर आए, हमारा जीवन धन्य हुआ। राम, क्या मांगना है मांगो, मैं तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान, हमारे पास आपकी कृपा से सब कुछ है, मगर हमारा कल का पराठों का ऑर्डर कैसे पूरा करें, इसी के बारे में हमें चिंता है। राम, राधा, मैं तुम दोनों का साफ मन देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। ये लो, तुम दोनों के लिए ये जादुई पराठा, तुम इससे जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। राधा और राम भगवान का धन्यवाद देते हैं और भगवान अदृश्य हो जाते हैं। वो राम के हाथों में एक जादुई पराठा देकर चले जाते हैं। राधा, इस पराठे से अब हम कल खाना बनाएंगे। हाँ जी, ऐसा ही करेंगे। राधा और राम दूसरे दिन सुबह ही उठकर उस जन्मदिन के समारोह पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही राम उस पराठे से कहता है, हे जादुई पराठे, मुझे 2000 पराठे अभी के अभी बना के दे। उस जादुई पराठे से एकदम से 2000 पराठे बनकर तैयार होते हैं। उनकी सुगंध इतनी अच्छी होती है कि लोग मन भर कर खाते हैं। रामचरण जी के सारे मेहमानों को वो पराठे बहुत पसंद आते हैं। ये देखकर राधा और राम बहुत खुश होते हैं। अपने मेहमानों को देखकर रामचरण भी बहुत खुश हो गए और राम से कहा, राम, राधा, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। यहाँ के सारे लोगों को खाना बहुत पसंद आया। ये लो तुम्हारे पैसे। धन्यवाद साहब, आपने हम पर इतना विश्वास दिखाया, यही बहुत है हमारे लिए। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद रामचरण जी। राधा और राम खुशी खुशी घर चले गए, भगवान का बहुत धन्यवाद किया और अब अपने दुकान पर अलग अलग तरह के पराठे बनाकर बेचने लगे। उस जादुई पराठे की मदद से दोनों ने खूब तरक्की की और अब गांव में पराठे वाली राधा और पराठे वाला राम नाम से जानने जाने लगे। आजमगढ़ नाम के राज्य में हरिसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी 2 संतानें थी, राजपुत्र शिव और राजकुमारी शिवांगी। उनके राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी थी। उनके राज्य में एक शीला नाम की औरत रहा करती थी। उसको 2 बेटियां थी, एक का नाम था उमा और दूसरी का नाम था हेमा। वे दोनों भी बाहर जाकर काम किया करती थी, लेकिन उनकी माँ उन्हें बाहर के काम करने से मना करती थी। वो दोनों अपनी माँ को काम करता देख बहुत दुखी होती थी। हमें हमारी माँ की मदद करनी चाहिए। हाँ दीदी, लेकिन हम कैसे माँ की मदद कर सकते हैं? अरे हिमा, पिछले साल मैंने जिस जादूगरनी के यहाँ काम किया था, उसने मुझे एक वरदान दिया था कि मैं एक विशाल वृक्ष में बदल सकती हूँ। चलो हम आजमाते हैं। उसके लिए मुझे एक पानी का घड़ा और 1 कटोरी गुलाब की पंखुड़ियाँ लगेंगी। जाओ, तुम लेकर आओ। हेमा सारा सामान ले आती है। अब हेमा, तुम मेरे ऊपर ये गुलाब की पंखुड़ियाँ डालो और मैं एक बहुत बड़े फूल वाले वृक्ष में परिवर्तित हो जाऊंगी। और तुम मेरे फूल बहुत ही सावधानी से तोड़ना, किसी भी पत्ते या टहनी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है दीदी। उमा अब नीचे बैठ जाती है और मन ही मन कोई मंत्र पढ़ती है। तब हेमा उसके बदन पर गुलाब की पंखुड़ियाँ डालती है। देखते ही देखते उमा एक फूलों वाले वृक्ष में परिवर्तित हो जाती है। ये देख हेमा बहुत खुश हो जाती है और 2 टोकरी भर के फूल बड़ी सावधानी से तोड़ती है। उसके बाद वो उसके बदन पर एक घड़ा पानी डाल देती है। अब उमा वापस एक लड़की में परिवर्तित हो जाती है। दीदी, ये फूल कौन बेचने जाएगा? मैं जाती हूँ नगर में फूल बेचने के लिए। अब उमा राजमहल के बाहर फूल बेचने खड़ी हो जाती है। फूल ले लो, फूल, ताज़ा ताज़ा फूल ले लो। तभी उसकी आवाज शिवांगी सुन लेती है और शिवांगी अपने माँ के पास चली जाती है। माँ, मुझे एक सुंदर फूल दिखे हैं। वो बेचने एक लड़की बाहर खड़ी है। क्या मैं उसे महल में बुला लूं? हाँ, बुलाओ। तभी शिवांगी नौकरों से कहकर उमा को अंदर बुलाती है। नमस्ते महारानी, आपने बुलाया? हाँ, हमने बुलाया आपको। जी महारानी जी, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? ये फूल बहुत ही पसंद है राजकुमारी शिवांगी को। इसके कितने दाम लोगी? मैं क्या बोलूँ, हम गरीब लोग हैं महारानी जी। आप जितना दोगी मैं उतना ले लूँगी। ठीक है,
रानी वो फूलों की टोकरी ले लेती है और एक सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली उमा को देती है। उमा वहां से चली जाती है। अब उमा भी सोने के सिक्के मिलने की वजह से बहुत खुश है। हेमा भी ये देखकर खुश हो जाती है। अब दोनों भी प्रतिदिन फूल निकाला करती थी और उन्हें बाजार में जाकर बेचा करती थी। राजकुमारी भी लगभग हर रोज वो फूल खरीदा करती थी। ये फूल हर रोज कौन लाता है? ऐसे फूल तो मैंने कहीं नहीं देखे। मुझे इन फूलों का पेड़ देखना है। राजकुमार, हमारे यहाँ ये फूल एक लड़की लेकर आती है। मुझे पता नहीं कि वो फूल कहाँ से लाती है, मगर हाँ, उसके घर का पता मुझे पता है। इन सुंदर फूलों का पेड़ तो देखना ही चाहिए। अब राजकुमार घोड़े पे सवार होकर उमा के घर पहुंच जाता है। उमा और हेमा अपने बगीचे में चली जाती है और हेमा और उमा रोज की तरह अपना काम करने में लग जाती है। अंत में उमा अपने मूल रूप में आती है। राजकुमार ये सब देख लेता है और उमा की सुंदरता पर फिदा हो जाता है। वो राजमहल आकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आज मैंने एक लड़की को देखा है और मुझे वो बहुत पसंद आई है। आपको कोई लड़की पसंद आई है यानी कि वो काबिल तारीफ होगी। हम कल ही उसके घर वालों से बात करेंगे। धन्यवाद पिताजी। अब महाराज अपने सैनिकों को बुलाकर उसकी माँ को महल आने के लिए बोलते हैं और सैनिक शीला के घर जाकर उसे बुलावा भेजते हैं। उमा, हेमा, जल्दी बाहर आओ। महल से बुलावा आया है। फूल वाली लड़की कौन है? मुझे कोई बताएगा ये क्या हो रहा है? तभी हेमा और उमा माँ को उनका फूल बेचने का किस्सा बताती है। ये सुनकर उनकी माँ बहुत दुखी हो जाती है और अगले दिन क्या होगा इस चिंता में डूब जाती है। अगले दिन सुबह शीला राजमहल में गई। तब महाराज और महारानी एक मेज पर बैठे हुए थे और किसी का इंतजार कर रहे थे। शीला महल में आई। महाराज, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? कुछ गलती हुई है मुझसे? अरे आइए आइए, बैठिए। हमने आपको आज कुछ खास काम के लिए बुलाया है। कैसा काम महाराज? हम हमारे राजकुमार शिव के लिए आपकी बेटी उमा का हाथ मांग रहे थे। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? महाराज, हम ठहरे गरीब लोग, हमारी और आपकी बराबरी कहाँ? हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, बाकी का मैं संभाल लूंगा। ये तो मेरे लिए गौरव की बात है महाराज कि मेरी बेटी आपके यहाँ शादी करके आएगी। तो ये रिश्ता मैं तय समझूं? हाँ महाराज। अब एक शुभ मुहूर्त पर शिव और उमा की शादी हो जाती है। उमा, मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे फूलों से पूरे राजमहल को महकाओ। ये आप क्या बोल रहे हो? अरे मुझे सब पता है कि तुम एक पेड़ भी बन सकती हो। राजकुमार और उमा बाग में चले जाते हैं और राजकुमार उसके बदन पर गुलाब की एक कटोरी पंखुड़ियां डालता है। उमा एक फूलों वाले वृक्ष में परिवर्तित हो जाती है। ये सब देखकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है। अब पूरे राजमहल में फूलों की खुशबू फैल जाती है। राजकुमारी शिवांगी अब ये सब खिड़की से हर रोज देखने लगी और मन ही मन उसे जलन होने लगी। ऐसे ही एक दिन उसने महाराज और महारानी की अनुमति ली और उमा को लेकर बाहर खेलने गई। शिवांगी, तुम उसे बाहर ले जा रही हो, मगर उसका ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है पिताजी। शिवांगी उमा को लेकर अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली जाती है। अब शिवांगी अपनी सहेलियों को दिखाना चाहती है कि उमा कैसे वृक्ष में परिवर्तित होती है। वो उमा से कहती है, उमा, चलो मेरी सहेलियों को तुम एक फूलों वाले वृक्ष में परिवर्तित होकर दिखाओ। क्या फिजूल की बात कर रही हो शिवांगी? मैं क्या कोई जादूगर हूँ? मुझे सब पता है, अब कराती हो कि नहीं? मैंने तुम्हारे साथ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उमा वो सारे नियम शिवांगी और उसकी सहेलियों को समझाती है और गौर से बताती है कि जल्दबाजी में पत्ते और टहनियां ना तोड़े। अब सारी सहेलियां सामग्री लेकर आती है और उमा को नीचे बिठाकर बड़े ही बेढंगे तरीके से उस पर गुलाब की पंखुड़ियां डालती है। उमा एक फूलों वाले वृक्ष में परिवर्तित हो जाती है। अब सारी सहेलियां बहुत खुश हो जाती है और पेड़ के फूल तोड़ने लगती है। तभी जोरों की बारिश शुरू होती है और सारी सहेलियां जल्दबाजी में पेड़ की टहनियां तोड़ देती है। एक सहेली जल्दबाजी में ही उस पेड़ पर एक घड़ा पानी छिड़क देती है और सारी सहेलियां और शिवांगी वहां से भाग जाती है। अकेली उमा वहां घायल और विकलांग अवस्था में पड़ी रहती है। आखिर वो एक राह गुजरते आदमी से मदद मांगती है। वो आदमी उमा को अपनी बग्गी में बिठाकर उसके घर छोड़ देता है। उसे इस हालत में देख उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। वो उसका इलाज करवाती है। वहाँ राजमहल में शिवांगी, उमा कहाँ है? वो नहीं आई। कहाँ छोड़ के आई हो उसे? आ जाएगी खुद ब खुद। महारानी राजकुमारी शिवांगी से पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती। राजकुमार शिव उमा को पूरे राज्य में ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। ऐसे ही एक दिन राजकुमार उमा के घर के पास से गुजरते हैं। अचानक उन्हें उमा उसके घर दिखाई देती है। वे तुरंत उसके पास जाते हैं। राजकुमारी, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें पूरे नगर में ढूंढ लिया,
मगर तुम कहीं नहीं मिली। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं मेरी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। शीला राजकुमार को सारा किस्सा बता देती है। शिवांगी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और उसे उचित दंड हो इसका इंतजाम मैं करूंगा। अगर आप शिवांगी को माफ कर देंगे तो ही मैं महल में वापस आऊंगी। ठीक है राजकुमारी। अब राजकुमार उसे उसकी बात मान के अपने राजमहल ले जाता है। शिवांगी उससे माफी मांगती है। उमा ने तो उसे पहले ही माफ कर दिया था। अब महाराज राजकुमार शिव और राजकुमारी उमा का राज्याभिषेक कर देते हैं और वो राज्य के महाराज और महारानी बन जाते हैं। महाराज शिव अपनी रानी का अच्छे से ख्याल रखते हैं और अब वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दुर्गापट्टनम समुद्र के किनारे बसा एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां चिनप्पा नारियल वाला अपने परिवार के साथ रहता था और कई सालों से नारियल पानी का ठेला चलाता था। नारियल पानी, मीठा मीठा नारियल पानी। एक नारियल पानी देना अप्पा। अयो ये लो जी, मीठा नारियल पानी, चिनप्पा स्पेशल। चिनप्पा की मीठी वाणी की वजह से ज्यादातर पर्यटक उसी के ठेले पर नारियल पानी के लिए भीड़ करते। चिनप्पा अपनी कमाई से खुश था। कामिनी, ये 200 रुपए है, तुम्हारे पास रखना। बच्चों को नए कपड़े और स्कूल की किताबें लेके देना। अयो 200 रुपए जी, ये तो बहुत अच्छी कमाई है। मैं इन्हें बैंक में जमा करती हूँ। चिनप्पा खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए अपने बेटे और बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहता था। दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे और अब मानसून शुरू हुआ था। कामिनी, नारियल का स्टॉक खत्म होने को आया है, आज मैं थोड़े नारियल तोड़ के लाता हूँ। अयो मैं क्या बोलती, अब टूरिस्ट का सीजन बंद है तो क्यों आप पेड़ पर चढ़ती? अब पेड़ पर फिसलन होगी। अयो कामिनी, तुम कब से डरने लगा? एक नारियल वाले का बीबी पेड़ पर चढ़ने से कभी नहीं डरेगा। मैं ऐसे जाता और ऐसे आता। कामिनी के मना करने के बाद भी चिनप्पा नारियल तोड़ने के लिए बाग में दरांती लेकर पहुंच जाता है। वो देखता है कि काफी पेड़ों के ताने काई की वजह से फिसलाऊ बन चुके हैं। अयो, बहुत चिकचिक है, संभल के चढ़ना पड़ेगा। दरांती कमर के रस्सी में अटका के चिनप्पा धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगता है। जब चिनप्पा आधे से ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जोर से हवा बहने लगती है और बारिश शुरू होती है। चिनप्पा के लिए आगे चढ़ना मुश्किल हो जाता है। अयो, लगता है आगे नहीं जा पाएगा, नीचे उतरता हूँ। ये सोच के चिनप्पा धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है और पैर फिसल के ऊपर से नीचे गिर जाता है। गंभीर जख्मी चिनप्पा को गांव वाले अस्पताल ले जाते हैं। इस घटना में चिनप्पा की मृत्यु हो जाती है और कामिनी पर आसमान टूट पड़ता है। अब मुझे ही चिनप्पा का सपना पूरा करना है। मैं उसका सपना पूरा करूंगी। मैं स्वामी और माया को डॉक्टर या इंजीनियर बनाऊंगी। उस दिन के बाद कामिनी ने खुद नारियल के पानी के ठेले पर दिन भर नारियल बेचना शुरू किया, लेकिन बहुत बारिश की वजह से पर्यटकों की संख्या काफी कम हुई थी। इतने कम पैसों में मैं चिनप्पा का सपना कैसे पूरा करूं? कुछ सोचना होगा। एक दिन कामिनी की छोटी बहन इरावती उससे मिलने आती है और स्वामी और माया के लिए नारियल की मिठाई लाती है। अयो अक्का, क्या हाल बनाया है खुद का। चिनप्पा का सपना पूरा करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अम्मा, मासी ने नारियल की मिठाई बनाई है, लेकिन तुम्हारे जैसा स्वाद नहीं है। स्वामी की बात सुन के ईरा के दिमाग में कुछ कल्पना आती है। अयो अक्का, तुम ये नारियल बेचने के बजाय इनकी मिठाई बना के क्यों नहीं बेचती? तुम्हारे हाथ में कितना स्वाद है। भूल गई क्या? पूरे गांव को तुम्ही से मिठाई बनवानी होती थी, पोंगल हो या दिवाली। ईरा सच कह रही है, मैंने तो ये बात सोची ही नहीं। कोशिश करने में क्या जाता है। अगले ही दिन कामिनी ने कुछ नारियल की मिठाई बनाई और अपने ठेले पर बेचने के लिए रखी। शुरू में किसी ने मिठाई में दिलचस्पी नहीं दिखाई और कामिनी थोड़ी निराश हो गई। अयो, कोई भी नारियल की मिठाई नहीं ले रहा, कुछ तो करना होगा। कामिनी ने बनाई नारियल की मिठाई वैसे ही वापस घर आई थी। माँ को चिंतित देख स्वामी उसके पास आया। अम्मा, क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं? नहीं नहीं, मैं अच्छी हूँ। तुम खाना खा के सो जाना। कल स्कूल के डिब्बे में इडली सांभर देती हूँ। अम्मा, अब तुम टिफिन मत देना। कल से स्कूल में सरकार की तरफ से पोषक खिचड़ी मुफ्त मिलने वाली है। लेकिन ये योजना बंद हुई थी ना, क्योंकि कोई लेता ही नहीं था। हाँ अम्मा, लेकिन हमारे टीचर ने सबको थोड़ी थोड़ी खिचड़ी चखने दी। और फिर क्या? जो स्टूडेंट बिना टेस्ट किए नखरे कर रहे थे, सबको खिचड़ी अच्छी लगी। स्वामी की बात सुन के कामिनी के दिमाग में एक कल्पना चमकी। दूसरे ही दिन उसने नारियल के साथ साथ ग्राहकों को मिठाई का एक एक टुकड़ा मुफ्त में टेस्ट करने दिया। अब बारिश कम होने की वजह से पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही थी और जैसे चमत्कार हो गया। ओह वाह,
ये तो बहुत टेस्टी है, 100 ग्राम दीजिए। बहुत बढ़िया, इतनी टेस्टी नारियल मिठाई मैंने आज तक नहीं खाई है। प्लीज मुझे पाव किलो दीजिए। बस कामिनी की सिंपल सी आइडिया सक्सेसफुल हो गई और देखते ही देखते नारियल बर्फी से उसकी अच्छी कमाई होने लगी। धीरे धीरे उसने नारियल बेचना बंद कर दिया और 3-4 महिलाओं को मिठाई बनाने के काम पे जुटा दिया। देखते ही देखते कामिनी की नारियल मिठाई फेमस हो गई थी। एक दिन शहर के एक जाने माने हस्ती उसके ठेले पर आए। अरे वाह, बहुत बढ़िया स्वाद है आपकी नारियल की मिठाई का। क्या आप मेरे मिठाई के शॉप्स के लिए नारियल की मिठाइयाँ सप्लाई करोगी? दिन की 30-40 किलो मिठाई एक शॉप में लगती है। ऐसे मेरी 5 दुकानें हैं शहर में। मिठाई वाले की बात सुन के कामिनी खुशी से पागल हो जाती है। वो तुरंत मिठाई वाले को हाँ कह देती है। कामिनी अपने मेहनत के बलबूते पर जल्द ही बहुत बड़ी सफलता हासिल करती है। अब उसका छोटा घर सुंदर बंगले में बदल जाता है